गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 117 है, यूपी पीसीएस के लिए। ठीक है, आज डेट हो गई है 31 जनवरी 2021। नए साल का पहले महीने का अंतिम दिवस है आज। तो दूसरा टेस्ट है आज ये यूपी पीसीएस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। तो महाकाव्य तथा पुराणों में भारत को किस नाम से जाना गया है? किस नाम से जाना गया है बताइए। इंडिया, हिंदुस्तान, भारत का देश या हिंद? महाकाव्य तथा पुराणों में भारत को जाना गया है भारत का देश, ऑप्शन नंबर सी। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला है यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश कहा गया है। यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। ये बेसिक जानकारी है, पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सबसे प्राचीन पुराण का नाम बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन पुराण है? और ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। देखिए, देव पुराण जैसा तो कोई पुराण है ही नहीं। ठीक है, वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, बताइए। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण, ऑप्शन नंबर डी है। तो पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, जो प्रमाणिक है, याद रखिएगा इसको। स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है बताइए। स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जिस संहिता से प्राप्त होती है उसका नाम है क्या? ऋग्वेद नहीं है, जय संहिता नहीं है, मुंडक उपनिषद नहीं है, मैत्रेयनी संहिता, ऑप्शन नंबर बी। तो स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें शराब और जुआ की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सी स्मृति सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मानी जाती है? बताइए, कौन सी स्मृति है जो सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है? मनुस्मृति, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। मनुस्मृति और देव स्मृति और जातक स्मृति जैसी कोई स्मृति है ही नहीं। तो देखिए, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है मनुस्मृति। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है और जातक तथा देव जैसी कोई स्मृतियां हैं ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से किसमें अरबों की सिंध पर विजय का वृत्तांत सुरक्षित है? अरबों की सिंध पर विजय का वृत्तांत किसमें सुरक्षित है? राजतरंगिणी में नहीं है, गोदान में नहीं, अष्टाध्यायी में नहीं, चचनामा में है, सी। तो अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है। चचनामा, जिसके लेखक हैं अली अहमद कल्हण द्वारा रचित जो पुस्तक है राजतरंगिणी, उससे कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। और पाणिनि द्वारा रचित है अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट है तीनों की तीनों। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें? भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम, भूगोल का जनक हिकेटियस, वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर बान हम्बोल्ट, विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता स्ट्राबो। करेक्ट है पहला, भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम करेक्ट है दूसरा, भूगोल का जनक हिकेटियस करेक्ट है तीसरा, वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट इनकरेक्ट है चौथा, विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता स्ट्राबो नहीं है, एनेक्सीमेंडर है। कौन है? एनेक्सीमेंडर विश्व मानचित्र का निर्माण करता। फिर स्ट्रैबो कौन है? भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? बताइए, किसका है ये कथन? भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। यह कथन किसका है? कार्ल रिटर का, स्ट्राबो का, आर्थर होम्स का या टॉलमी का? ये कथन है आर्थर होम्स का।
तो देखिए सबने अपने अलग अलग जो है वो दिए हैं स्टेटमेंट। जैसे कार्ल रिटर ने क्या कहा है, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं तथा उसके अंत्य संबंध का अध्ययन किया जाता है, ऐसा कहा है कार्ल रिटर ने। स्ट्राबो ने क्या कहा है, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थलों, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखे जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। आर्थर होम्स ने क्या कहा है, आर्थर होम्स ने कहा है कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। टॉलबी ने भी कहा है कुछ, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभा में विज्ञान है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि किसने क्या कहा है, जब एग्जामिनर को क्वेश्चन नहीं मिलते बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए, ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार होने के साक्ष्य जुटाने में इनमें से किसका योगदान उल्लेखनीय है, बताइए किसका योगदान उल्लेखनीय है इसमें से। एडविन हबल का, ऑप्शन नंबर सी। तो ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य जुटाने में एडविन हबल का योगदान उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में जाना जाता रहा है। आकाशगंगा की सबसे नज़दीक मंदाकिनी को क्या कहा जाता है, क्या नाम है उसका। आकाशगंगा के सबसे नज़दीक मंदाकिनी क्या नाम है, बताइए। लक्ष्मी, देवयानी, वैष्णवी, सरस्वती। देवयानी, ऑप्शन नंबर बी। तो आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी यानी एंड्रोमेडा नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है और ब्रह्मांड में अनुमानित 100 अरब गैलेक्सी हैं, 100 अरब मंदाकिनी। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। उपरोक्त सभी, सोच के देखो 100 अरब गैलेक्सी, ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ठीक है, और 100 अरब तारे हैं एक गैलेक्सी में। हमारी गैलेक्सी का नाम दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे, सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं ये, तो उपरोक्त सत्य है। अगला प्रश्न है, बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन आदि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत तो आएंगे नहीं, ठीक है। कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं फिर। तृतीयक, देखिए तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन आदि। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। आर्थिक विकास इनमें से किन किन मदों को सम्मिलित करता है, बताइए कि आर्थिक विकास में इनमें से किन किन मदों को सम्मिलित किया जाता है। साक्षरता दर है, जीवन प्रत्याशा है, पोषण स्तर है, सभी हो गए। तो आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। आर्थिक विकास सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, गुणात्मक एवं परिणात्मक, ठीक है, सभी परिवर्तनों से संबंधित है। आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। आर्थिक विकास की माप में अनेक तथ्य सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे कि सामाजिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन, शिक्षा का स्तर, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुएं, ये सब की सब। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किसने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया है। आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में किसने बताइए। महबूब उल हक। देखिए महबूब उल हक ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया है, चाहे वह गरीबी किसी रूप में क्यों ना हो। और भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया है, जिसका तात्पर्य जीवन पोषण, आत्मसम्मान तथा स्वतंत्रता है।
दोनों चीज़ें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। इनमें से किसे राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है, जिन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है? किसको? आर्थिक आय लेखांकन का जन्मदाता कौन है? साइमन कुजनेट्स। तो साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है, जिन्हें इसके लिए मिला था नोबेल प्राइज अर्थशास्त्र का। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? वैसे तो पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर दी गई हैं, लेकिन फिर भी 150 प्रश्न आते हैं यूपी पीसीएस में, 1 से 2 प्रश्न ऊटपटांग ही रहते हैं, ठीक है, 3 से 4 तक भी रहते हैं। लेकिन स्टेटमेंट इसमें ऐसा रखेगा कि आप आराम से एलिमिनेट कर लोगे। तो पहला है, इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। यह पंचवर्षीय योजना पीसी महाल नोबेस मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। तो करेक्ट है, पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, चौथा सी वाला गलत है। प्रथम पंचवर्षीय योजना तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी ना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी तो पीसी महाल नोबेस मॉडल पर आधारित। तो इसी तरह से आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1955 से लेकर 1961 हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ना कि पीसी महाल नोबेस मॉडल पर। पीसी महाल नोबेस मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी, सेकंड 5 ईयर प्लान। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की कौन संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो यह है इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, संचालन समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक चीज़ के और थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के। जो जवाहरलाल नेहरू थे वो संघ संविधान समिति के थे, और संघ शक्ति समिति के भी थे जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो प्रांतीय संविधान समिति के थे, और क्या था उनके पास? मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के थे, याद रखना। अब यहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है इसमें। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी एक तो परामर्श समिति है जिसके हैं वल्लभ भाई पटेल, एक है मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। तो इनके अलग अलग है। उप समिति वाला इसको बहुत पूछते हैं। मौलिक अधिकार उप समिति के जेबी कृपलानी है, बच्चे लगा रहते हैं वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के हैं। उप समिति मौलिक अधिकार की जेबी कृपलानी है, अल्पसंख्यक की उप समिति HC मुखर्जी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी प्रारूप समिति के तो फेवरेट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बहुत पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया, कॉमा संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, कॉमा संघात्मक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? अभी एक ही प्रश्न में सारी चीज़ें लिख दी, वरना अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं ये अलग से पूछा जाता। उत्तर है कनाडा। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया, उत्तर है कनाडा। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, उत्तर है कनाडा। संघात्मक विशेषता, उत्तर है कनाडा। तो संघात्मक विशेषताएं हो गई अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम 8वीं अनुसूची में भाषाओं के जोड़े जाने से संबंधित नहीं है? देखिए, जब संविधान बना था यानी मूल संविधान, तो उसमें 14 भाषाएं थी, बाद में 8 और जोड़ी गई कुछ संविधान संशोधन करके। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फेवरेट हैं वो संविधान संशोधन, और ये भी फेवरेट है कि कौन से संविधान में कौन सी भाषा जोड़ी गई। तो सबसे पहले बताइए, देखिए 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 सिंधी भाषा जोड़ी गई, 15 हो गई। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 3 भाषा जोड़ी गई, और फिर 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 4 और जोड़ी गई। 71वें में मणिपुरी कोंकणी नेपाली, 21वें में सिंधी हो गई, तो कितनी हो गई? 15, 14 से 15 हो गई। 71वें में 3 और आ गई, मणिपुरी कोंकणी नेपाली, तो
15 के बाद 16, 17, 18 हो गई, और 18 के बाद 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में 4 और जोड़ी गई। वो कौन सी थी? बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। ठीक है, तो टोटल 22 हो गई। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, सिंधी भाषा जोड़ी गई। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, फिर मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली जोड़ी गई। फिर 92वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 9वीं अनुसूची से संबंध रखता है, इसलिए सी वाला उत्तर सही है अपना। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है। हर्मिट ऑफ शिमला है ए ओ हयूम। तो हर्मिट ऑफ शिमला जो है ए ओ हयूम को कहा जाता है। कई बार पूछा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, राष्ट्रपति की तनख्वाह बता दीजिए कितनी है। कितना मासिक वेतन मिलता है राष्ट्रपति को भारत के? कभी 1.5 लाख हुआ करता था किसी जमाने में, लेकिन आज है 5 लाख रुपए महीना, 30 दिन के 5 लाख रुपए। तो वर्तमान में राष्ट्रपति को 5 लाख मासिक वेतन मिलता है। ठीक है, उसके बाद 3.5 लाख हुआ, अब वर्तमान स्थिति क्या है? 5 लाख रुपए। तो 20 प्रश्न थे, मिक्स ये, कुछ हिस्ट्री, कुछ ज्योग्राफी, कुछ पॉलिटी। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस आपको कम से कम एक बार करनी है। धन्यवाद।